पूरे दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता पाकिस्तान को हुई। उस समय के देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रियाद फोन लगाते हैं, क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज के सामने फरियाद करते हैं। क्या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा अगर पाकिस्तान ने भी जवाबी न्यूक्लियर धमाके किए? क्योंकि उसके बाद आने वाले सैंक्शंस देश की आर्थिक कमर तोड़ देगा, यह बात तो तय थी। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिश्ते कितने गहरे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि पाकिस्तान के एटॉमिक टेस्ट के बाद सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को 50,000 बैरल तेल प्रतिदिन भेजे, वो भी फ्री ऑफ चार्ज। पाकिस्तान सैंक्शन से बच पाया इसी तेल के वजह से। इस हफ्ते उसी नवाज शरीफ के छोटे भाई और पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ रियाद पहुंचते हैं। नई दिल्ली के साथ घमासान के कुछ ही महीने बाद अपने पुराने दोस्त के साथ एक ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट अब दोनों देशों के बीच में एक फॉर्मल मिलिट्री अलायंस कायम कर चुका है, जिसके बाद एक मुल्क पर हमला दोनों देशों पर वार माना जाएगा। वैसे तो बाकी दुनिया इसे इजरायली अटैक से सऊदीज को बचाने के लेंस से देख रही है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला का एक्सटेंशन माना जा रहा है। लेकिन अगर सोचिए, अगर दोहा के बीच में इजरायल हमला कर सकता है और अमेरिका का इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद अमेरिका कतर पर यह हमला होने देता है, तो भाई पूरे बाकी जो गल्फ के देश हैं वो अपनी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ काम तो करेंगे। लेकिन भारत के लिए यह स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट एक नई सरदर्दी बनकर आई है। न्यू दिल्ली के लिए अब यह सवाल अहम होता है कि कल मानिए एक बार फिर समय आता है जब भारत और पाकिस्तान जंग के मैदान में आमने सामने खड़े हो जाते हैं, क्रिकेट के पिच पर नहीं, असली मैदान में, तो क्या उसका साथ सऊदी अरेबिया फिर से देगा? और अगर सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ देगा तो इस स्थिति में उन 25 लाख भारतीयों का क्या होगा जो सऊदी अरेबिया में आज के डेट में काम करते हैं? इससे पहले कि हम इस सवाल का जवाब ढूंढे, इस पर फोकस करें, आपको जल्दी से यह भी बता दूं कि यह डील हमारे लिए इस हफ्ते मिडिल ईस्ट से इकलौती बुरी खबर नहीं है। अब यह भी खबर आ रही है कि अमेरिका ने भारत के लिए ईरान के चाहबार पोर्ट पर जो सैंक्शन एग्जेम्पशन था, सालों से जो एग्जेम्पशन चला आ रहा था, उसे अब खत्म कर दिया है। अभी तक अमेरिका ने भारत को इस पोर्ट पर सैंक्शन से राहत देके रखी थी, लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार ने मोदी को दोस्त बुलाते हुए उसी के पीठ पर फिर से खंजर भोंक दिया है। अगर ये सैंक्शंस नहीं हटते हैं तो भारत का अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ ट्रेड बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट हो सकता है। मिडिल ईस्ट में भारत को बैक टू बैक झटके लगने के बाद अब सबको कम से कम यह पता चल गया है कि डिप्लोमेसी एक लीडर के लिए बर्थडे विशेस या अवार्ड्स या ऑनर्स या ग्रैंड वेलकम पर आकर खत्म नहीं होती है, बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग से आगे डिप्लोमेसी का मकसद होता है देश के लिए नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना। अनफॉर्चुनेटली भारत की डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की पर्सनल पीआर मशीनरी बनकर रह गई है, जिसका खामियाजा अब पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। सोचो, जिस दिन व्हाट्सएप अंकल्स बुर्ज खलीफा पर हैप्पी बर्थडे मोदी जी वाले वीडियोस फॉरवर्ड कर रहे थे, उसी दिन पड़ोस वाले देश में पाकिस्तानी लीडरशिप अपने एंटी इंडिया अलायंस को और मजबूत करता दिख रही थी। वो आज बाय द वे लेजर आइज भी आसपास नहीं दिखते हैं। पहले यूएस से बात नहीं बना पाए, फिर मिडिल ईस्ट से रिजेक्शन मिलने लगा, चाइना एससीओ में भी वो नहीं दिखे, और अब पाकिस्तान को आइसोलेट करने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं हमारे जयशंकर जी। लेकिन माइक्रोफोन दे दो, इंस्टाग्राम के लिए बाइट बिल्कुल तैयार मिलेगी आपको। And where was the US in this process? Well, the US was in the United States. I mean, obviously there were तो देशभक्त के आज के एपिसोड में कुछ कड़वे सच। सबसे पहले तो पाकिस्तान सऊदी डिफेंस डील को करीबी से समझने की कोशिश करेंगे। इस डील के पीछे जियोपॉलिटिकल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है उसे देखने की कोशिश करेंगे, और क्यों आखिर सऊदी अरेबिया आज अपनी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के पास जाने पर मजबूर हो गया है। भारत पर इस डील का क्या असर पड़ेगा, इंडिया सऊदी रिलेशंस इस डील से कैसे इंपैक्ट होंगे, और फिर फाइनली देखेंगे कि टैरिफ्स के बाद अमेरिका क्यों एक बार फिर भारत के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, क्यों चाहबार पोर्ट पर सैंक्शंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक माना जा रहा है, और हां फाइनली क्या अमेरिका के बाद अब मिडिल ईस्ट भी भारत के हाथ से निकलता जा रहा है।
ये बात आज सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया था। पाकिस्तान के पास पैसा उतना था नहीं, लेकिन फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब अब्दुल कदीर खान ने एडवांस सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी 1980s 1990s में सीक्रेटली पाकिस्तान के अंदर स्मगल कराया। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रेड भी किया, इलीगल ट्रेड भी किया लिबिया जैसे, ईरान जैसे देशों के साथ। इन सब बातों को बाय द वे खान खुद मान चुके हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जिस बात की चर्चा कम होती है वो ये कि कैसे सऊदी पेट्रो डॉलर्स ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इतने सालों से जिंदा रखा। इस बात का जिक्र खुद पाकिस्तान के ब्रिगेडियर जनरल फिरोज खान ने अपने किताब ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ द पाकिस्तानी बॉम्ब में खुद लिखा है। अमेरिका से एड और आईएमएफ से लोन की तो खूब बातें होती रहती हैं पाकिस्तान के संदर्भ में, लेकिन इसकी कम कि 1960 से ही पाकिस्तान को बेशुमार एड मिलता आया है सऊदी अरेबिया से। पाकिस्तान ने भी अपने थर्ड लार्जेस्ट सिटी का नाम बदलकर फैसलाबाद कर दिया इन ऑनर ऑफ किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया। और तभी से एक एक्सपेक्टेशन भी रही है कि दोनों सुन्नी मेजॉरिटी देश फाइनली एक मिलिट्री टाई भी स्थापित करेंगे, जो कि फाइनली इस हफ्ते एक्चुअली हो गया, जब पाकिस्तान के ऑल पावरफुल मिलिट्री चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस पैक्ट को फाइनलाइज किया, हस्ताक्षर किए सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ। अभी तक इस अग्रीमेंट के सारे डिटेल्स तो सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस पैक्ट की एक जो क्लॉज है ना, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, और वो क्लॉज है, एंड आई कोट, एनी एग्रेशन अगेंस्ट आइदर कंट्री शैल बी कंसिडर्ड एज एन एग्रेशन अगेंस्ट बोथ। ये क्लॉज बहुत हद तक नेटो के आर्टिकल 5 की तरह है, जहां अटैक ऑन वन को अटैक ऑन ऑल माना जाता है। इसीलिए इस नए पाकिस्तान सऊदी डील को भी इस्लामिक नेटो की शुरुआत की तरह देखा जा रहा है। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने साफ साफ कह दिया है कि बाकी अरब देशों के लिए भी ये डील, वो इस डील का हिस्सा बन सकते हैं, एंड आई कोट, द डोर्स आर नॉट क्लोज्ड। तो हो सकता है कि फ्यूचर में यूएई या कतर जैसे देश भी आने वाले टाइम में इस डील का एक हिस्सा बन जाएं। जैसे अब आते हैं इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि जो चाइना ने एक सहयोग किया है सऊदी और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेड अपना एक स्ट्रेटेजिक डील करवाने का, ये भारत के गले की फांस बन गया है। मुझे लगता है कि अ, चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया, इंडिया को साइडलाइन करने में और स्क्वीज करने में। एक किस्म से भारत कूटनीतिक रूप से अकेला पड़ता हुआ यहाँ पर लग रहा है। और पाकिस्तान और सऊदी का ये जो पैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, ये बताता है कि अगर किसी भी एक देश पर कोई भी देश आक्रमण करता है, तो उसे दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब भारत को अगर किसी कारणवश, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, तो इंडिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस अटैक को फिर सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक समझा जाएगा। यानी कि हम एक ऐसी उलझन में फंस गए हैं। और जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान ने एक्चुअली सऊदी को बनाया है, दिया है, वो महत्वपूर्ण है। बहुत बड़े कारण है, इसके बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट है कि अल्टीमेटली सऊदी ने इंडिया को साइडलाइन क्यों किया। ऐसे खतरे पहले निकल के आ रहे थे, लेकिन सऊदी इतनी जल्दी इतना बड़ा झटका दे देगा उसकी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इंडिया लगातार इजराइल के साथ जुड़ता चला जा रहा था। और हम ये कह रहे थे कि भारत को इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में बैलेंस रख के चलना होगा। अगर वो बैलेंस खत्म हो गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन इंडिया ने इजराइल के साथ अपने संबंधों को एक्चुअली लगातार मजबूती दी, और ये मजबूती शायद अरब देशों को और कई और देशों को हजम नहीं हो रही थी कि ये कैसे हो रहा है। अब सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठ रहे हैं कि जब कतर के ऊपर अटैक होता है तो ये ट्रिगर पॉइंट आता है। कतर पे अटैक इजराइल के द्वारा और इंडिया के द्वारा कंडेमनेशन तो किया गया है, लेकिन शायद कोई बहुत बड़ा कंडेमनेशन कहा जाए इंडिया के द्वारा इजराइल का, तो वो मैंने होते देखा नहीं। पर इससे एक खलबली सी मची है अरब देशों के अंदर कि अगर अमेरिका के थार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम वहां मौजूद थे, कतर के अंदर मौजूद थे, तो वो एक्टिवेट होकर इजराइल के प्लेन्स को गिराया क्यों नहीं उन्होंने। अब अमेरिका अपने एयर डिफेंस सिस्टम से अपनी प्लेन को थोड़ी गिराएगा, सोचने वाली बात है। तो इससे ये भरोसा उठ गया कि सऊदी का भी और कतर का भी और बाकी, कि भाई अमेरिका के साथ भरोसा करना मुश्किल है। इसका मतलब ये हो कि हम किसी और देश को चुनें, और शायद उनको एक संगी साथी के रूप में पाकिस्तान मिला।
पाकिस्तान के साथ एडवांटेज ये है कि दुनिया का शायद एकमात्र ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो भी 170 वेपन। तो पाकिस्तान ने वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की एक कोशिश की है कि मैं आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला देता हूँ कि इन केस कभी कुछ हो जाए, इज़राइल आपके ऊपर अटैक करता है, तो मैं उस सो कॉल्ड एटम बम्स का उपयोग भी कर सकता हूँ। यही शायद एक पूरी कहानी थी जो उसमें ट्विस्ट लेके आई, और इज़राइल के साथ जो बढ़ते संबंध थे, वो शायद एक ट्विस्टिंग फैक्टर बन गया, यहाँ पर एक ट्रिगर पॉइंट बन गया कि जहां पर इंडिया के ऊपर से भरोसा टूटना शुरू हुआ और सऊदी अरेबिया ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगा क्योंकि वो भी एक इस्लामिक नेशन है। मुझे लगता है कि सऊदी अरब ने ये करके भारत को तो बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिक झटका दिया है, और इंडिया के संबंध तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है उसके साथ में, लेकिन आने वाले दिन इंडिया के लिए कठिन होंगे, क्योंकि कल को किसी भी कारण से अगर ऑपरेशन सिंदूर एक्सटेंड होता है या कुछ और होता है और इंडिया और पाकिस्तान की फिर से जंग होती है, तो ये जंग जो है देन सऊदी अरेबिया के साथ भी समझी जाएगी, और सऊदी उसके ऊपर क्या। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम के अंदर। दोस्तों, बात करेंगे कि क्या भारत अब पाकिस्तान के ऊपर कभी अटैक कर पाएगा, क्योंकि वो अटैक सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया पर भी समझा जाएगा, क्योंकि जो नेटो टाइप की डील हुई है दोनों देशों के बीच में, और कुछ और देश भी शामिल हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए आने वाले दिनों में जो खतरे हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। इसके अलावा अमेरिका ने बहुत सारे भारतीय ऑफिशियल्स के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर बैन लगा दिया है। उस बैन का मकसद ये है कि जो लोग भी फेंटानिल या ड्रग्स की तस्करी के साथ जिनका ताल्लुक है, जो अमेरिका के अंदर इस ड्रग्स की सप्लाई करते हैं या अपने देशों में प्रोडक्शन करते हैं या सप्लाई चेन से जुड़े हैं, उन्हें अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा भारत के लिए ईरान से एक बहुत बुरी खबर है कि भारत को अब तक ईरान के अंदर चबाहार पोर्ट को हैंडल करने की परमिशन मिली हुई थी, लेकिन अब वो जो कंसेशन मिली हुई थी वो कंसेशन विड्रॉ कर ली गई है। इसी पर पहले बात करेंगे। स्वागत है आप सबका। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ईरान भारत का भरोसेमंद साथी, बहुत सारी सैंक्शन से जूझता हुआ, और साथ में वहां का चबहार पोर्ट जो कि पाकिस्तान के गवादर पोर्ट जो चाइना ने डेवलप किया है, वहां से मुश्किल से 140 किलोमीटर की दूरी पर ईरान की साइड में, जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जहां चबहार पोर्ट से जहादान तक की जो रेलवे लाइन है वो भी भारत डेवलप कर रहा है। आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि उस चबहार पोर्ट को अब इंडिया हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो छूट मिली हुई थी सैंक्शन से, वो छूट अमेरिका ने वापस ले ली है। तो भारत के ऊपर जो चोट अमेरिका के द्वारा पहुंचाई जा रही है वो अपने आप में बहुत ही बड़ी है। मुझे लगता है कि भारत एक ऐसे मुकाम पे आ गया जहां अमेरिका एक के बाद एक भारत को चोट दे रहा है, और ऊपर से दोस्ती का दम भर रहा है कि मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड। लेकिन अब चबहार पोर्ट कौन हैंडल करेगा? भारत हैंडल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक पोर्ट या हमारे जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट थे गल्फ के अंदर, गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, अब उसके ऊपर भीषण खतरा है। अगर इंडिया नहीं तो उसको हैंडल कौन करेगा फिर? सवाल तो उठेंगे। लेकिन इंडिया क्या इन सैंक्शंस को स्वीकार करेगा? मुझे अब ये लग रहा है कि अमेरिका ने इंडिया के जो पेश है ना टाइट करने शुरू कर दिए इस टाइम, और इसके चक्कर में हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे। चबार पोर्ट पे हजारों करोड़ रुपए हमने लगाया है, और ईरान हमारा भरोसे का साथी रहा है। वहां के ऑफिशियल्स हमारे यहाँ आते जाते रहे हैं, अभी भी आते जाते रहते हैं, और कई बार अमेरिका को जरूरत होती है तो इंडिया के ऑफिशियल्स ईरान जाके बात भी करते हैं। लेकिन शायद अब अमेरिका ने फैसला किया है कि क्योंकि भारत कोई डील नहीं कर रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर या बाकी चीजों के ऊपर, और आनाकानी कर रहा है, तो एक के बाद एक इंडिया को पनिश किया जा रहा है, और ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। चबहार पोर्ट से बाहर हो जाना और उसको हैंडल ना कर पाना, क्योंकि ये सैंक्शन सब 29 सितंबर से लागू हो जाएंगी, और भारत को दी हुई कंसेशंस विड्रॉ कर ली गई है। इसके बाद आते हैं कि
अमेरिका ने उन ऑफिशियल्स को बैन कर दिया है जो कि अमेरिका के अंदर ड्रग्स, फेंटानिल जैसी जो दवाइयाँ हैं, जो नशीली दवाइयाँ हैं, उनको दरअसल अगर देखा जाए तो उसपे ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਡੀਟੇਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ 50 ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਔਰ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸੋਵਰਨਟੀ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਕੀ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਨਵੇਜਨ, ਆਪਣਾ ਹਮਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ ਆਫ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਏ ਡੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਪੈਟਰਨ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਰੇਡਸ ਦੇਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਥੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਰੇਡ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਔਰ ਕਿੰਗ ਖੁਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਚੀਫ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ 7, 8, 9, 10 ਮਈ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਲ ਔਰ ਡਰੋਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹਰਕਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਵਿੰਕ ਐਂਡ ਨੋਡ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਵਾਲੀ ਮੁੜੀਏ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੈਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਲਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ, ਕਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਟ ਵਿਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 7-8 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਫਰਦਰ ਕੁਝ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਔਰ ਦੂਜਾ, ਔਰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਵਿਦ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰਮ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ 1500 ਮਾਈਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਈਵਨ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਔਰ ਵੀ ਆਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਯਮਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡੀਲ ਕਰਨਾ।
ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੇਵਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ੌਕਡ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ। ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡੀਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੜੇਗੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਫੌਜ ਨਾ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਮਰਨ ਮਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫੌਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਪਸਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਸ ਫਲੈਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਦਣ ਮੋਦੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, 40-42 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਤੱਕ ਨਾ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਹੀ UAE, ਕਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਆਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇਵੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਾਦ ਲਈ ਸਪਾਈਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫੜੇ, ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਿਆ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 6 ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਸਾਰੇ 'ਚ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਸੰਤਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਸੰਤਰ ਬਸੰਤ ਨੂੰ